हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए आप लोगों की बिहार स्पेशल और जीके जीएस की एक जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कल वाला लेक्चर था जो हमने लिया है, आप लोगों ने तो बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया प्रतिशत 70,000 प्लस व्यूज आप लोगों ने उसके कर दिए। जो पिछला वाला लेक्चर था उससे पहले वाले में आपने एक दिन में 50,000 किए थे। कंटिन्यूअसली आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कंटिन्यूअसली आप लोगों ने जो इतना फीडबैक दिया उसके ऊपर में लाइक्स और आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाले थे। तो आज भी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में बेहतर तरीके से जो है हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से सेशन को फ्रेंड्स जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 600 प्लस लोगों ने सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया है। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी 600 प्लस लोगों को ये लेक्चर समर्पित जिन्होंने ये मोटिवेशन नामक फ्यूल अपना यहाँ पर में दिया हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा के अंदर में? ठीक है, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पिछली वाली जो कल रात में हम लोगों ने करीब 1:15 बजे रात तक जो हमने सपनों वाली क्लास ली ना, उसके अंदर में मैंने आपको पूरा डिटेल में करीब करीब जो है 5 मिनट अकेले इस क्वेश्चन के ऊपर में पूरा पोस्टमार्टम किया हमने इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपको याद रखना है बिहार विधानसभा जो है आपकी, उसमें टोटल सीट्स है 243, अपने आप में इंपॉर्टेंट, जिसमें से ठीक है एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन बनता है। तो एससी के लिए जो है फ्रेंड्स याद रखना 38 सीटें हैं, ठीक है, और एसटी के लिए 2 है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 38। अगर मान लो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों मिलाकर कितनी सीटें आरक्षित है, तो टोटल कितना होता है ये, इसका टोटल आप लिखो टोटल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। मुझे एग्जामिनर के ऊपर में पूरा भरोसा है, वो भसड़ मचाएगा आपकी जिंदगी के अंदर में और ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है कि टोटल कितने हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है, आप लोगों ने डिलिमिटेशन एक्ट जो आया था 2002 का, उसके तहत 38 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है आप लोगों की। लोकसभा में कितनी सीटें हैं बिहार से? आप लोग लिखिए जल्दी से, हर एक बच्चे लिखेगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए उसके दिमाग में। लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। अब बात हो गई आपकी विधानसभा की। भाई बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, मैंने आप लोगों से कहा था कल रात में भी, बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए आप लोगों की। लोकसभा के अंदर में बिहार में, लोकसभा के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर में आपकी कितनी सीटें हैं? तो यहां पर में आपकी 40 सीटें हैं, 40। मेरे को एक बात बताओ कि 40 सीट्स में से कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड है और कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड है? जिस बच्चे ने भी इसका आंसर कर दिया ना, मान जाएंगे। कल रात में ही आपको पूरा एक एक पॉइंट समझाया फ्रेंड्स, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, हर एक चीज का एग्जांपल लेके समझाया रात के 1 बजे रात तक, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। मेरे को बताओ लोकसभा में से एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है बिहार से? ये आप लोगों के आंसर आने चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर में, मार्क माय वर्ड, इस पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, व्हाट डज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक मतलब कि इसके अंदर में बेसिकली ये बोला जा रहा है आप लोगों को कि पुरुष और महिला जो है, ठीक है, उनको क्या मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है, महिलाओं को और पुरुषों को, ठीक है, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? आप लोग बताइए यहाँ पर में, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? ठीक है, तो फ्रेंड्स 1976 के अंदर में एक कानून पास किया गया। पहले ये डीपीएसपी के अंदर में था कि भाई पुरुष और महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसको इस कानून के तहत ये डिसाइड किया गया कि भाई कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान वेतन मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखा है आज की तारीख में अगर आप स्कूल में ज्वाइन होते हो, सरकारी स्कूल के अंदर में कहीं पे भी ज्वाइन होते हो, आप लोगों को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान वेतन मिलता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के लिए मेरे पास में जो है फ्रेंड जितने भी बच्चे टीआरई 1 के जो बच्चे थे उन लोगों की जो सैलरी स्लिप्स है, ठीक है, जहां जहां पर मैं डिस्बर्स हो चुकी है उनकी मेरे पास में सैलरी स्लिप्स आ चुकी है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके ऊपर में भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन आप लोगों को वहां पर में भी मिले। तो इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर्स, सभी लिंगों के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे थर्ड जेंडर हो, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो समान काम के लिए, समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ना कि आप महिला है तो कम पैसे दो और पुरुष है तो ज्यादा पैसे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है।
और ये यहाँ पर में सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब कि केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया, पूरे देश में लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कहता है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल जो है पैसे उनको मिलने चाहिए। याद रहेगा। और कब आया था ये कानून, लिख दो आप लोग, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंदर में आया था। लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्टली आप लोगों का हो जाएगा आंसर। अभी आप लोगों को रिवीजन के तौर पर मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, क्यों, ये बिल्कुल DSSB में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के ऊपर में पूछा गया क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है, DSSB में पूछ सकते हैं। द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था। बहुत ही फेमस जो है फ्रेंड्स ये व्यक्ति है जिन्होंने मदरलैंड निकाला। आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने वो गांधीवादी व्यक्ति थे, गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर्ड थे। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने पटना के अंदर में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में किसने निकाला हुआ है। तो मजर उल हक, ठीक है, मौलाना मजर उल हक जो है फ्रेंड्स, इन्होंने निकाला है द मदरलैंड नाम का अखबार। मौलाना मजर उल हक, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मौलाना मजर उल हक। और ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, गांधीवादी नेता थे। और इन्होंने जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कौन सा आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, ठीक है, आश्रम, ये भी याद रखना आप लोगों ने। सदाकत आश्रम की इन्होंने ही स्थापना की थी। और सदाकत आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है पटना में। जितने भी लोग पटना से होंगे उन लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, पटना के अंदर में सदाकत आश्रम की बात होती है। बिहार के अंदर में बिहार कांग्रेस जो कमेटी है उसका हेडक्वार्टर भी सदाकत आश्रम के अंदर में ही मौजूद है आज तक, अभी भी, ठीक है। बिहार टाइम्स नामक अखबार किसने निकाला था, बिहार टाइम्स, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोहम्मद यूनुस, कौन थे मोहम्मद यूनुस, कोई बता सकता है मोहम्मद यूनुस के बारे में। बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जिसको प्रीमियर भी कहा जाता था। 1937 में चुनाव हुए थे बिहार के अंदर में विधानसभा के, ठीक है। वहां पर में इनकी जो पार्टी थी उसको मेजोरिटी नहीं थी, अल्पमत में थी, कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती थी, फिर भी कांग्रेस ने मना कर दिया सरकार बनाने से। तो मोहम्मद यूनुस जो थे इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो फर्स्ट प्रीमियर, बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1937 में, ठीक है। द इंडियन नेशन नाम का अखबार किसने निकाला था, दरभंगा के जो महाराज थे, महाराजा कामेश्वर सिंह, उन्होंने निकाला था द इंडियन नेशन नाम का अखबार। तो ये 3 अखबार बहुत फेमस है आप लोगों के अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन की वजह से। मजर उल हक ने, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, द मदरलैंड निकाली थी। द बिहार टाइम्स जो है मोहम्मद यूनुस ने निकाली। और महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नाम का अखबार निकाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज याद रखिए इस क्वेश्चन को। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, 67वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए जितने भी लोग देख रहे फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। आंसर बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। कैमूर रेंज, खड़गपुर लेक, कांवर लेक, राजगीर झील, ठीक है। बताइए कौन सा वाला आंसर होगा इसका। तो बिहार का पहला जो रामसर साइट है आप लोगों का, इसको बोलते हैं कांवर लेक या काबर झील भी बोला जाता है। कांवर झील या काबर झील भी इसको बोलते हैं, काबर ताल भी इसको कहा जाता है। कौन से जिले में है ये बताइए, डिस्ट्रिक्ट, सभी लोग बताएंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, जल्दी से आंसर करो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, सभी के सभी लोग, ठीक है। आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मौजूद है काबर झील। तो काबर झील या कांवर लेक जो है आप लोगों को बेगूसराय के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बेगूसराय जिले के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों का जो है सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक भी बनाता है, गोखुर झील, ठीक है। गोखुर झील मतलब क्या होता है, ये नदी इस तरीके से बहती है ना, तो कभी कभी क्या होता है नदी में ऐसी लचक आ जाती है, तो फिर पानी यहाँ से बहने लगता है ऐसे, ठीक है। पानी इस तरीके से बहने लगेगा, यहाँ से इस तरीके से बहने लगेगा, और ये वाला जो एरिया बच गया आपका, ये बन जाएंगी एक झील, एक लेक बन जाएंगी। इसी को ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बोला जाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये ऑक्सबो लेक, ठीक है आपका, ठीक है। तो सन 2020 के अंदर में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट का मतलब होता है दलदली भूमि वाले क्षेत्र। किसी को भी अगर रामसर साइट घोषित किया गया मतलब वो दलदली भूमि है, और उसको संरक्षित करके रखना जरूरी है, क्योंकि दलदली भूमि में अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग प्रकार के जानवर, ठीक है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां ये पाई जाती है। अगर दलदली भूमि या वेटलैंड खत्म हो जाएंगे तो फिर वो भी खत्म हो जाएंगे जो जानवर वहां पर में रहते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, रामसर साइट किस चीज से रिलेटेड है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, रामसर साइट, रामसर, ठीक है, साइट्स किस चीज से रिलेटेड है, रामसर क्षेत्र, तो आप लोग आंसर क्या करोगे यहां पर में, जल्दी बताइए।
तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेटलैंड से, वेटलैंड्स, ठीक है, जिसको आर्द्र भूमि कहते हो आप लोग, आर्द्र, ठीक है, भूमि, आर्द्र भूमि। और आर्द्र भूमि क्यों जरूरी है आप लोगों की, आर्द्र भूमि क्योंकि वहां पर में अलग प्रकार की वनस्पति रहती है। वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को। सभी लोग लिखे विश्व वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताओ। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन डाल दिया जाए लास्ट में रिवीजन में, हर एक बच्चा लास्ट तक देखेगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन डलवा रहा हूं आप लोगों के लिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, हर कोई बच्चा यहां लिख दो ताकि आप लोगों को याद हो जाए लास्ट तक में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारे भारत के अंदर में बहुत सारी आर्द्र भूमि है, यहाँ पर में आप देख सकते हो। इसकी पूरी की पूरी आप लोगों को अगर ये चाहिए लिस्ट पूरी, तो टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है और टीचिंग परीक्षा ऐप, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, इन विच ईयर डिड द मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हैपन। अब देखिए मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। हुआ क्या फ्रेंड्स, एक अधिकारी थे, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था उनका, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। ये क्या करते थे ना, हमेशा भारतीय लोगों के अगेंस्ट में फैसला सुनाते थे, ठीक है, हमेशा भारतीयों के अगेंस्ट में फैसला सुनाता था ये किंग्सफोर्ड नाम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमारे भारत के 2 इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, हम लोग इनको मार देंगे, ठीक है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर में बम फेंका, किंग्सफोर्ड के ऊपर में बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया, उसके सहायक जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, बोले मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है, मेरा काम था यहाँ पर में अंग्रेजों के कान में जो है गूंज करना, वो मैंने कर दिया। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और खुदीराम बोस जो है फ्रेंड्स, इनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो है जिसको फांसी पे लटका दिया गया था वो थे खुदीराम बोस, ठीक है, और उनको क्या कर दिया गया, ठीक है, सजा दे दी गई। जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने यहाँ पर में पुलिस से बचने के लिए अपने आप को गोली मार ली थी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है, मतलब अपने आप को आत्महत्या कर ली थी उन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने। तो किसने अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में आत्महत्या कर ली थी, प्रफुल्ल चाकी ने। ये केस हुआ कब था, तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या फिर मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस एक ही बात है, ये हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स 1908 में, 1908 में, ठीक है। इस केस के अंदर में एक व्यक्ति थे हमारे जिनका नाम है आप लोगों का, जो बाद में जाकर पौंडीचेरी के अंदर में गुरुजी बन गए थे, ठीक है। बताइए यहाँ पर में कौन थे वो व्यक्ति जिनको चित्तरंजन दास ने बचा लिया था, ओके, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। और आप लोगों को मैंने पूरा इसके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या फिर मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में फंस गए थे, मरते मरते बचे। हमने हमारी जो रिवीजन, हमारी जो क्लास थी, ठीक है, सपनों वाली क्लास, उसके अंदर में भी मैंने आप लोगों को बार बार उनके बारे में बताया हुआ है। और कल रात में ही बताया है आप लोगों को मैंने उनके बारे में कि भाई अरबिंदो घोष, याद रखना है आप लोगों ने कि वो मरते मरते बचे थे। तो औरोबिंदो घोष, ठीक है, अरेस्ट हुए थे और ये मरते मरते बचे। किसने बचा लिया था उनको, बचाया था किसने फांसी होने से, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास वकील थे इनके, ठीक है, इनके वकील थे, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, उनके लॉयर थे, बचा लिया था उनको चित्तरंजन दास ने, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका क्वेश्चन बन गया कि कौन बच गए थे, अरेस्ट हुए थे अरबिंदो घोष मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में। कौन सी संगठन था जिसने अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में उसका हाथ था, जिसका, वो थी अनुशीलन समिति, अनुशीलन, ठीक है, अनुशीलन समिति, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अनुशीलन समिति का हाथ था इसमें, अनुशीलन समिति का। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन की मदद से कितनी सारी चीजें मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, ये एक ही घटना आप लोगों की 1908 के अंदर में हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो कि अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, इन्होंने किंग्सफोर्ड नाम के एक अधिकारी के ऊपर में बम फेंका था, ये तो बच गया, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथी कुछ थे जिनकी मौत हो गई थी। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और मौत की सजा दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन से केस से रिलेटेड है, आप लोग आंसर करके बताओ। यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स 1700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, एक एक बच्चा आंसर करेगा यहां पर में कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन से केस से रिलेटेड थे, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस या फिर इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी बोला जाता है 1908 का, ठीक है। अनुशीलन समिति के लोग इसके अंदर में थे। चलिए
अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको पूरी की पूरी एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझा दूं, तो पूरे के पूरे जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं सेशन को जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे यहाँ पर में। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, टीआरई 2 का आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। अभी दिसंबर 2023 की एग्जाम के अंदर में आया, मुश्किल से 2 महीने पुराना क्वेश्चन, और आज से तो एग्जैक्टली 2 महीने पुराना क्वेश्चन, 8/12/2023 को पूछा, 2 महीने पुराना, एग्जैक्ट 2 महीने पुराना क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल है, लोकसभा और राष्ट्रपति, बताइए जल्दी से, कौन शामिल है भारतीय संसद के अंदर में, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आपको फ्रेंड्स कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये चीज कि हमारी संसद जो है कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। सबसे ज्यादा अधिकार किसको है हमारे देश में, संसद को है। क्यों अधिकार है, क्योंकि ये क्या करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग संसद में जाते हैं। हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का ही पार्ट है। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा कोई कानून नहीं बनता, वो बिल ही रहता है। तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है पहले, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट माना जाता है, एज पर दी आर्टिकल नंबर 79, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 जो है आपके पार्लियामेंट के भाग है, ये याद रखना है आपने। आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करो जल्दी से, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऐसे आप लोगों को करना है फ्रेंड्स। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में एक क्वेश्चन और, ठीक है। अकबरनामा के कौन से खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। अब बताओ, आईने अकबरी और अकबरनामा का पूरा पोस्टमार्टम मैंने आपकी सपनों वाली क्लास में किया कि नहीं किया। एक एक पार्ट के बारे में आप लोगों को बताया मैंने कि कौन सा वाला पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है ना। पूरा का पूरा हमने देखा, जो रोज रात में हमारी सपनों वाली क्लास होती है। कल भी हम लोगों ने जो है 1:15 बजे रात तक हम लोगों ने उसकी पढ़ाई की। सपनों वाली क्लास के अंदर में बिल्कुल वही होता है हमारा कि सपने देखने के लिए कई बार जागना पड़ता है फ्रेंड्स, और वही चीज हो रही है आपकी। और आप लोग भी बहुत प्यार से पढ़ते हो और मुझे बहुत मजा आती है। मैं तो इंतजार करता हूँ कि यार कब वो क्लास फिर से हो करके और रात में हम लोग फिर से पढ़े, क्योंकि एक माहौल सा बन गया उसके अंदर में एकदम बढ़िया वाला। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा के कौन से वाले खंड को, तो अकबरनामा का जो तीसरा वाला खंड है, थर्ड वाला, उसको आप लोग कहते हैं आईने अकबरी, थर्ड वाले को। आईन अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। पहला वाला जो पार्ट है आप लोगों का, ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई है, अकबर के पूर्वजों के बारे में। सेकंड वाले पार्ट में अकबर के समय की जो घटनाएं घटी थी उस समय में, घटनाएं, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जो इवेंट्स हुए थे। और तीसरा वाला पार्ट जो है उसके अंदर में हम लोगों ने अकबर के समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रशासन था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें हमको अकबर के समय काल की जो प्रशासनिक डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, सांख्यिकी जो आपको आंकड़े हैं वो पता चलते हैं, जैसे कि वेज कितना था, कितने पैसे मिलते थे काम करने के, क्रॉप्स कितनी होती थी, टैक्स कितना लगाया जाता था, वगैरह वगैरह, सारा तीसरे पार्ट में है। और ये जो थर्ड नंबर का पार्ट है, इसका स्पेशल नाम भी है आईने अकबरी, थर्ड वाले पार्ट का। तो वही वाली बात यहाँ पर मैं बोली गई है आप लोगों को। अकबरनामा बुक लिखी किसने थी, जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग लिख देंगे जल्दी से, कौन से वाले पर्सन ने लिखी थी। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, अबुल फजल ने। आईने अकबरी तीसरा वाला वॉल्यूम है। आइन का मतलब भी मैंने बताया था, जो भी बच्चे थे क्लास के अंदर में, जो भी बच्चे थे सपनों वाली क्लास में, आइन का मतलब बताओ। एक था, उसने वहां पर में लिखी थी, एक लड़की थे, आइन मतलब सर आईना, मिरर नहीं, आइन का मतलब बताया था मैंने आपको। आप लोग बताएंगे आइन का मतलब क्या होता है फारसी भाषा में। तुजू के बाबुरी हुमायूं नामा किसने लिखी है, ये भी याद रखेंगे। तुजू के बाबुरी बाबर ने लिखी है, बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूं का इतिहास है, हुमायूं की आत्मकथा है, हुमायूं की पूरा जीवन है इसके अंदर में। हुमायूं की मृत्यु के बाद में उसकी सिस्टर ने लिखी थी, ठीक है, सिस्टर थी वो गुलबदन बेगम, ठीक है। तुजू के जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखी आत्मकथा फारसी भाषा में। शाहजहां नामा इनायत खान ने, और आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम। याद करो, ये क्वेश्चन मैंने सपने वाली क्लास में कराया कि नहीं कराया आप लोगों को, कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एचपी टीजीटी के अंदर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी के अंदर में। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, औरंगजेब का इतिहास है इसमें, ठीक है, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने, सभी लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला है कि स्लैगटाइट और स्लैगमाइट क्या होते हैं, ठीक है। स्लैगटाइट और स्लैगमाइट, बढ़िया सी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। स्लैगटाइट और स्लैगमाइट सिंपल सा एकदम आकृति है। क्या होती है, ये पवन के वजह से बनती है, भूमिगत जल के कारण, बर्फ के कारण,
एक से अधिक एक, कुछ किसी से भी नहीं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। ये कैसे बनती कैसे है ये आप लोगों की, तो ये बनती है फ्रेंड्स अंडरग्राउंड वाटर के कारण। होता क्या है समझो, ये जो है ना, ये उसकी छत है, अंडरग्राउंड जो गुफाएं है उनकी छत है। अब पानी टिप टिप बरसा पानी, टिप 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 बरसा पानी धीरे धीरे होता है। उसके अंदर में कई बार मान लीजिए मिनरल्स मिले हुए होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। और आपका कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर में मिली हुई होती है। तो क्या होता है, वो जम जाता है। तो पानी टपकते टपकते जो है इस तरीके से जम जाता है, ऐसी नोकीली चीज़ें बन जाती है। तो ऐसे जो लटकने वाली संरचना होती है, बर्फ के आकार की जो संरचना है जो गुदा की छत से लटकती है, ठीक है, उसको स्लैक्टाइट कहा जाता है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट कहा जाता है, स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे वाली जो होती है आप लोगों की यहाँ पर में गुफा की छत से टपकने के बाद में खनिज जो है वर्षा इस तरीके से नीचे में जम जाता है, ठीक है, जो ड्रिप हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्टेलेगमाइट कहा जाता है उसको, स्टेलेगमाइट। तो स्टेलेगमाइट क्या है फ्रेंड्स, वो सिरे गोल या चपटे होते हैं आप लोगों के, देखिए यहाँ पर में नीचे में इस प्रकार से। जो नीचे वाला होता है उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं, और जो ऊपर से टपक रहा होता है उसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट लटका होता है, और स्टेलेगमाइट जो है होता है आप लोगों का क्या होता है, वो नीचे वाला हिस्सा होता है आप लोगों का, ठीक है। स्टेलेगमाइट नीचे वाला हिस्सा होता है। चलिए, तो इस तरीके से पानी के कारण, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके कारण ये संरचना बनती है गुफाओं के अंदर में। तो आपसे स्टेलेक्टाइट ऊपर से छत पर लटका हुआ ऐसे यहाँ पर में, ठीक है, लटके हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो, और स्टेलेगमाइट मतलब ऐसे जमीन के ऊपर में पानी के गिरने के कारण और उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसके कारण जो ये बन जाते हैं उसको कहते हैं स्टेलेगमाइट। हिंदी में वही कहा जाएगा आपका, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई का। क्या जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको ना कराऊं? टफ क्वेश्चन कराने का फायदा ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर में जब ये क्वेश्चन रिपीट होकर आएगा ना, तो उन हजारों बच्चों से आप लोग आके निकल जाओगे जो कि इस क्वेश्चन को छोड़कर जा रहे हैं। एक एक पॉइंट है जिससे आप लोगों को आगे निकल जाना है, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मैंने यहाँ पर मैं समय लिया है इसलिए ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना, एग्जाम में पूछेगा, रिवाइज कर लेना यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, द कॉन्करेंट लिस्ट इज मेंशन्ड इन, समवर्ती सूची का उल्लेख कहां पर में दिया गया है? टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन 6 to 8 के अंदर में। समवर्ती सूची 1400 बच्चों ने यहां पर में लाइक कर दिया फ्रेंड सेशन को। जल्दी जल्दी से 2100 के करीब बच्चे जो देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को बता सकूं यहाँ पर में, ठीक है जी। पानी जो जम जाता है वही वाली है, तो अंडरग्राउंड वाटर के कारण ही बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर में उसको, ठीक है। शिवम जी देखिए, जो सपनों वाली क्लास है ना वो ऐप के ऊपर में होती है रात में, सब उसका नाम ही रखा हुआ है यहाँ पर में सपनों वाली क्लास, क्योंकि रात में होती है वो, इस वजह से। चलिए, तो यहाँ पर में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट हमने देखा है, कॉन्करेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब बात क्या आती है ना फ्रेंड्स, आप लोगों की ये समझना आप लोग कि हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है इस तरीके से। उसमें से जो 7वें नंबर की अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दी गई है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के बनाने वाले कानून, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार जिस पर कानून बना सकती है, जैसे कि पुलिस हो जाए, आपका एग्रीकल्चर हो जाए, कानून व्यवस्था हो जाए। समवर्ती सूची जो है आपकी जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में दी गई है? आप लोग खुद देखकर बताओ मुझे यहाँ पर में, खुद सभी लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से देखेंगे और बताएंगे कौन सी वाली इसमें दी गई है यहाँ पर में, ठीक है। आंसर बताएंगे यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी सब सभी लोग। ओके, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के अंदर में, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पर मैं किसी ने पूछा कि सर नए क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे करेंगे? 2 झंडू बाम, 1 बाम, 3 काम। बात को समझो, ठीक है। क्या मैं आपको क्वेश्चन बता के आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर में? क्या आपको यहाँ पर में पूरा का पूरा यहाँ पर में डेटा नहीं मिल रहा है, सारी की सारी चीजें? क्या आपको यहाँ पर में ये पूरी लिस्ट नहीं मिल रही है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है?
तो यहाँ पर मैं केवल आंसर बता के आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता है। मैंने आपसे पूछा, बताया आपको कि छत पे लटकी हुई जो होती है उसको क्या कहा जाता है, और छत से जो ऊपर वाली होती है, नीचे वाली होती है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, वहां बता सकते थे कि ये पवन आपकी पानी के कारण बनती है और आगे बढ़ जाते हैं, बट उसको वहां पर मैंने आपको डिजाइन बना के बताया, नीचे वाली को क्या कहते हैं, ऊपर वाली को क्या कहते हैं। जो समझदार बच्चा होगा ना, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, वो बराबर से उस चीज को बराबर कर लेगा। तो पहली अनुसूची के अंदर में फ्रेंड्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड वाली के अंदर में दिया गया है कि किसको कितने कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि अगर हम प्रधानमंत्री को उनकी सैलरी नहीं देंगे, या जो एमपीज है उनको सैलरी नहीं देंगे, या जो जजेस है उनको सैलरी नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा काम, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर काम चलेगा ही नहीं यहाँ पर में, है ना। तो हर चीज जो होती है फ्रेंड्स उसको उसको लगता है कॉस्ट। जैसे यहाँ पर मैं अगर टीचिंग परीक्षा की बात करूँ तो कैमरे का कॉस्ट 1.5 लाख का तो सिर्फ कैमरा है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों को जा रहा है। यहाँ पर में 4 इंटरनेट्स लगे हुए हैं आप लोगों के अलग अलग, ठीक है। ये माइक 25,000 रुपए का सिर्फ ये माइक है जिसके थ्रू आप लोगों तक जा रही है। ये स्मार्ट बोर्ड 4.5 लाख रुपए। तो हर चीज का खर्चा होता है, हर चीज का। तो अलाउंसेस पैसे वगैरह भी देने जो है बात हो जानी चाहिए कि कितना मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची में समझदार लोग थे हमारे संविधान के रचना वाले, उन्होंने किसको कितने कितने अलाउंसेस मिलेगा, सैलरी क्या होंगी, वो सारी चीजें सेकंड अनुसूची के अंदर में लिख दी थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड तीसरी वाली जो अनुसूची है उसमें ओथ और अफर्मेशन की कौन कैसी कैसी शपथ लेगा उसके बारे में दिया गया है। हर राज्य के अंदर में अलग अलग राज्यसभा की सीटें होती है, जैसे कि यूपी के अंदर में सबसे ज्यादा है, ठीक है, 31 सीटें यूपी में राज्यसभा की। बिहार के अंदर में कितनी है, बिहार के अंदर में 16 है, ओके, राज्यसभा की सीटें। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर ऑफ राज्यसभा की सीटें होती है। तो किसमें कितनी सीट होंगी ये चौथी अनुसूची के अंदर में दिया गया आपका, 4th शेड्यूल के अंदर में। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, चौथे वाली अनुसूची के अंदर में, ठीक है, चौथी वाली अनुसूची के अंदर में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे शेड्यूल के ऊपर में एक एक करके मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी क्वेश्चन जो पूछा था आप लोगों का वो 7वीं अनुसूची पे पूछा गया था, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया, जिसमें एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, बताइए, एडीबी, एडीबी जल्दी से बताइए। यहाँ पर में देखिए जितने भी बच्चे हैं जो पेड बैच में हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए फ्री है। सपनों वाली क्लास रोज रात में होती है, सपनों वाली क्लास ऐप के अंदर में बिल्कुल फ्री है। जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने कोई भी कोर्स परचेज किया, चाहे उन्होंने DSSB का किया है, चाहे उन्होंने बिहार का किया है, TRE का किया है, चाहे उन्होंने GS का किया है, सबके लिए, ठीक है, जो भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए वो कोर्स, वो बैच बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, 1966 के अंदर में, ओके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो सैलरी स्लिप्स है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी तो ऑब्वियस सी बात है टीचर बनने वाले हो, तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो उसकी सैलरी स्लिप की किसको कितनी है, प्राइमरी का जो है फ्रेंड 35,000 इन हैंड आप लोगों को मिल रहा है, 6 to 8 का जो है आप लोगों का कितना मिलेगा, 9 10 का कितना मिलेगा, 11 12 का कितना इन हैंड सैलरी मिल रही है, एक महीने की 35,000 रुपए सैलरी प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो उसकी सैलरी स्लिप्स है मेरे पास में, अगर आप लोग कहोगे तो वो भी आप लोगों के लिए दिखा दूंगा कि आप लोगों का कितना कितना आप लोगों को अमाउंट मिलने वाला है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक 1966 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस के अंदर में। टोटल इसके अंदर में फ्रेंड्स 68 मेंबर्स है, जिसमें से 49 एशिया पैसिफिक के हैं और 19 जो है वो बाहर के देश के हैं, जैसे USA हो जाए और अलग अलग देश, ठीक है। तो 68 टोटल मेंबर है। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है और भारत चौथे नंबर का इसका शेयर होल्डर है। भारत के पास में सबसे ज्यादा, मतलब एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे ज्यादा शेयर किसके पास में, जापान के पास में, जापान। दूसरे नंबर पे आता है USA, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, ठीक है, चाइना। चौथे नंबर पे आता है, 4th नंबर पे इंडिया, जो इसका मालिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो चौथे नंबर का मालिक है वो, ठीक है, चौथे नंबर का शेयर है आपका, ओके। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। TRE का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो देखिए यहां पर में अगर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं
या कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो आपका चीफ जस्टिस हो चाहे वो नॉर्मल जज हो। इवन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, जो लोकल लेवल पे जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। जल्दी बताओ यहाँ पर मैं शिवानी भारती जी, एक्चुअली सपने वाली क्लास जो है ना अकेली वो पॉसिबल नहीं है उसके अंदर में देना, वो टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, कि अकेला उसको देना, वो बनाया ही इस तरीके से गया उसका स्ट्रक्चर कि वो जो क्लासेस है जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में वो लिंक्ड है क्लास, वो ठीक है, तो वो अकेले वो पॉसिबल नहीं है उसका, अदरवाइज कर दिए होते, उसको पॉसिबल नहीं है वो। तो आपको बताया फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 124 के तहत राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो करते हैं आपके, ओके। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। 65 साल की उम्र तक राष्ट्रपति जो चीफ जस्टिस है और बाकी के जो जजेस है वो अपने पद के ऊपर में रह सकते हैं। अभी फिलहाल में प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में कौन है चीफ जस्टिस, आंसर करेंगे आप लोग, सीजीआई, ठीक है आपके। और नेक्स्ट सीजीआई कौन होंगे, नंबर भी बता दो उनका, कौन से नंबर के हैं, ठीक है, नंबर भी आप बता देंगे कौन से नंबर के हैं। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यही तो छोटी छोटी सी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों का क्वेश्चन जब पूछेगा ना एग्जाम के अंदर में तो आप लोगों को आगे बढ़ा देंगी। ध्यान से समझिए आप लोग, हमारे प्रेजेंट जो सीजीआई है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी जो है फ्रेंड्स भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये कितनेवें नंबर के, 50वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस है, 50th नंबर के। वही अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो संजीव खन्ना, बार बार आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट वाले सीजीआई बनने वाले हैं हमारे, ठीक है, नवंबर 2024 के अंदर में, अगर वो तब तक जिंदा रहे तो संजीव खन्ना, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ठीक है, संजीव खन्ना, ठीक है, ये 51वें नंबर के सीजीआई बन जाएंगे आपके 51st नंबर के। तो प्लीज दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिए, हो सकता है एग्जाम के अंदर में कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का, ओके। पूरा का पूरा यहाँ पर मैं लिख दिया आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, मुक्ति दिवस या फिर डे ऑफ डिलीवरेंस। अब दो चीजें हैं, कई सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करना था एग्जामिनर ने, मुझे लगता है कि 16 अगस्त भी ऑप्शन में दिया जाना चाहिए था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके। तो एग्जामिनर भाई साहब कभी अगर देख रहे हो लेक्चर तो थोड़ा सा इसको टफ करो। मैं बोलता हूँ कि एफ ऑप्शन लगा देते हम यहाँ पर में, ठीक है, 16 अगस्त 1946, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, ये ऑप्शन देना चाहिए था। 16 अगस्त 1946 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, मैं आपको बता दूं, ये था आप लोगों का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज होंगे ना मुक्ति दिवस और डायरेक्ट एक्शन डे में, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो याद रखना आप लोग, आंसर इसका क्या होगा आप लोगों का कि कौन से वाले को उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस क्यों मनाया था, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया है इसको, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना आप लोगों का कि मुक्ति दिवस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 22 दिसंबर 1939 को जो हमारे भारत के अंदर में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। आपको बताया ना कि 1937 में 1937 के अंदर में चुनाव हुए थे भारत के अंदर में अंग्रेजों के समय में, 8 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की, ठीक है, 11 में से 8 राज्य में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। क्यों रिजाइन कर दिया था इन्होंने, क्योंकि भारतीय जो ब्रिटिशर्स थे भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है। क्यों भाई, हमारे ऊपर तो हमला हुआ नहीं था भारत पे, तो हम भारत क्यों चले गया वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने, क्यों घोषणा कर दी लॉर्ड लिनलिथगो ने कि भारत भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा रहेगा। तो उसके विरोध में हमारी जितनी भी कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस दिन को मनाने के लिए खुशी, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के मुस्लिम लीग आ गई कि वाह 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 कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, अब ये तो खुशी वाला पल है। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में, डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में इसको मनाया था। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। करते कि नहीं करते आप लोग भी यहाँ पर में कि आपका दोस्त फेल हो गया तो आप जो है ज्यादा खुशी मना रहे हो, आपका दोस्त फेल हो गया तो ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, ठीक है, मतलब कि जो खुद की खुशी में तो खुश नहीं होते लेकिन दूसरों की जो है ना दुख में जरूर खुश होते हैं, खुद की खुशी में खुश नहीं होंगे, दूसरों के दुख में जरूर खुश हो जाते हैं, विकृत मानसिकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ओके। नाउ ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। और
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मैं बोलता हूँ आपको ईस्ट वेस्ट के साथ साथ में साउथ और नॉर्थ का भी बता दो आप लोग, ठीक है। साउथ और नॉर्थ नॉर्थ कॉरिडोर भी बता दो आप, साउथ नॉर्थ कॉरिडोर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, और बढ़िया क्वेश्चन है, आगे में भी बन सकता है आपका। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 2400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1700 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, आप लोगों को मैं मैप के थ्रू दिखाता हूं। देखिए हमारे भारत के दो कॉरिडोर्स है, एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट और वेस्ट वाला कॉरिडोर, वेस्ट और वेस्ट ईस्ट बोलो, ईस्ट वेस्ट बोलो, एक ही बात है। और एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आप लोगों से बोला गया है ईस्ट वेस्ट का, तो ईस्ट से स्टार्ट होता है, ये यहां पर में आसाम के अंदर में एक जगह है सिलचर, ये दिख रही क्या आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को सिलचर नाम की जगह, कौन से राज्य में, आसाम में, सभी लोग लिखेंगे आसाम में है सिलचर। वहां से स्टार्ट होता है ये आप लोगों का एक रोड, जो कि इस तरीके से पूरा का पूरा कहां तक है, यहां पर में गुजरात में पोरबंदर तक है, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर तक। इसको आप लोग कहते हो फ्रेंड्स ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सभी लोग लिखो ईस्ट वेस्ट वाला कॉरिडोर, ऐसा लिखना आपने, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर है आसाम में, पोरबंदर है गुजरात में। अब आगे का क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका आने वाली शिफ्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी टीआरई 2 में आ चुका है, टीआरई 2 के अंदर में हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले या कोई और क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ में ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से, लिखेंगे सभी लोग, नॉर्थ में श्रीनगर से, और दक्षिण के अंदर में ये कहां तक जाता है आप लोगों का, कन्याकुमारी तक, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है उसको, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आपका। ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों के दोनों एक बार कमेंट में लिख दो आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है, ठीक है, पूर्व शब्द का मतलब क्या होता है, वैदिक पीरियड। आपको पता है फ्रेंड्स कि वैदिक काल, आपको बताना चाहूंगा कि 3500 साल पहले, ध्यान से समझना आप लोग, 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, एगो, पहले वेदों की रचना हुई थी, वेदों की, ठीक है, जो वेदास है, ठीक है, वेदास, उसकी रचना हुई थी, लिखा गया था कि उनको, अरे एक बात बताओ, 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई या वेदों को लिखा गया, पहले ये बात समझ लो आप। रचना करने का मतलब होता है उसको दिमाग में बनाना, ठीक है, और आगे में बोलकर ट्रांसफर करना, फिर सामने वाला सुनेगा फिर आगे में ट्रांसफर करेगा, इसको रचना करना बोलते हैं, बनाना, ठीक है। लिखने का मतलब होता है कि एक बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं, वो लिखना हो गया आपका। ये वेद वाले लोग लिख नहीं रहे थे, वो रचना कर रहे थे, दिमाग में बनाते थे, आगे बोलते थे, फिर वो आगे वाला आगे बोलता था, ऐसे ही वो ट्रांसफर होता था। 3500 साल पहले रचना हुई थी संस्कृत भाषा के अंदर में इसकी, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो रचना करना और लिखने में फर्क होता है, रचना करना दिमाग में बनाया, आगे में ट्रांसफर किया, फिर आगे वाले ने किया, वो रचना हो गई। लिख देना वो एक अलग चीज होती है। तो रचना हुई थी 3500 साल पहले वेदों की। सबसे पुराना वाला वेद है आप लोगों का, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, वो है आपका, ठीक है, ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेद, ये भी लिख लो आप लोग, ओल्डेस्ट वेद, ओल्डेस्ट वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ओके। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, उसके अंदर में एक शब्द आता है पुर, पुर जो है फ्रेंड्स आपका 30 बार आया है, ठीक है, पुर। और पुर का मतलब होता है आपका दुर्ग या किला, फोर्ट्रेस या किला, जिसको आप लोग दुर्ग भी बोलते हो सिंपल भाषा में, दुर्ग, या फिर जिसको आप लोग किला भी कहते हो, ठीक है, पुर। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो हमारे इंद्र भगवान है उनको पुरंदर कहा गया है, पुरंदर का मतलब होता है पुर को डहाने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो पुरंदर किसको कहा गया है, अब अगले बार ये क्वेश्चन आ सकता है, पुरंदर किसको कहा गया है, पुरंदर कहा गया है इंद्रदेव को, ये भी लिखो, ऋग्वेद के अंदर में पुरंदर किसको कहा गया है, इंद्रदेव को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को आगे में पूछा जा सकता है। अगर चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को करवा दूं तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। पुर का मतलब होता है दुर्ग, मतलब किला, और 30 बार आया है इसका उल्लेख, और पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, इंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसको हम लोग रिवीजन कर करके बहुत सारा याद करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक और क्वेश्चन है आपका, हु रूट, ठीक है, यहाँ पर में एक बुक है आप लोगों की, किरातार्जुनीय, किरातार्जुनीय नाम की एक पुस्तक है, किसने लिखी है बताइए।
ठीक है, एक पोयम है आप लोगों की, ठीक है, किरातार्जुनी है, ठीक है, और बेसिकली महाभारत के जो कंसेप्ट है ना उसके ऊपर में लेकर इसको पूरा पोयम के रूप में लिखा गया है इसके अंदर में आपका, जिसके अंदर में शिव भगवान को और अर्जुन को, किरात मतलब है आपका शिव, ठीक है, और अर्जुन मतलब यहाँ पर मैं अर्जुन आपका, ठीक है, तो किरात शिव भगवान को यहाँ लाया गया है पिक्चर में, और अर्जुन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, महाभारत का अर्जुन, ठीक है, तो दोनों को पिक्चर में लाकर उनके ऊपर में पोयम बनाई गई है, एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है, किसने की है यहाँ पर में, भट्टी शूद्रक कालिदास, किसने की है यहाँ पर में ये कोशिश, तो ये कोशिश जो है आप लोगों को याद रखना है भारवी ने की है, ठीक है, जिसको भैरवी भी कहा जाता है, इसके भैरवी या भारवी या भैरवी दोनों ही इस नाम से इसको आप लोग जानते हो, ठीक है, तो 6वीं शताब्दी के अंदर में इसकी रचना की गई थी किरातार्जुनीय की, ठीक है, तो किरातार्जुनीय, ठीक है, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन और शिव दोनों का यहाँ पर में क्या किया गया है, एक कविता बनाई गई है, महाकाव्य बनाया गया है किरातार्जुनीय। तो मान लो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया है, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट कर लेता है वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसने लिखी थी, किरातार्जुनीय, ठीक है, अर्जुन और किरात मतलब शिव जी के ऊपर में ये है आप लोगों की। तो आंसर अब क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर में मैंने आपको बता दिया कि भैरवी ने लिखी है, आपको कहीं पे भी दिया है कि ऑप्शन के अंदर में बताओ, कहीं पे भी दिया है कि ऑप्शन के अंदर में नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए भी करना है, जी हाँ पीआरटी के लिए भी है अनुपम पाल जी, आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर तरीके का क्वेश्चन। आप बताओ कराऊँ कि नहीं कराऊँ आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन भी जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है, एक बार पता होना चाहिए, कम से कम देखा हुआ होना चाहिए, कराना है ना क्वेश्चन इस तरीके के, पेपर क्लियर करना है तो करना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, और इसके बारे में आप क्या जानते हो ये बता दो मेरे को जल्दी जल्दी से। इस पर्टिकुलर जो सेशन है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 का, उसकी एक खास बात थी, बताइए क्या है। किरातार्जुनीय जो है आप लोगों का, इसके लेखक, ठीक है, भैरवी थे, आप लिख देंगे यहां पर में। पीआरटी के लिए भी देखना है आपने, जितनी भी आपकी पहली से लेकर आप लोगों का, ठीक है, 12वीं तक जितने भी है सारे देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी इसमें पूछा जा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर में देखिए 1917 का जो सेशन था फ्रेंड्स, ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर में फर्स्ट टाइम, पहली बार एक महिला जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, ठीक है, अध्यक्ष बनी थी पहली बार, कोई एक महिला, उस महिला का नाम बताओ आप लोग, उस महिला का नाम क्या है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऐसे केस में एनी बेजेंट, ठीक है। तो 1917 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इस सेशन के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था ये सेशन आपका, और एनी बेजेंट इसकी अध्यक्षा बनी थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देखिए जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सपनों वाली क्लास कैसे ज्वाइन करना है, नीचे में एक नंबर चल रहा है आपका 7611101101 9697884444, जो भी आप लोगों की जो बैच है फ्रेंड्स, कोई भी एक बैच के अंदर में देखिए दो फायदे आप लोगों के यहाँ पर में, जो बच्चे पूछ रहे हैं केवल उनके स्पेशल डिमांड पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बैच है कोई भी आप बैच ले लीजिए, एक तो दो फायदे आप लोगों को, जो सपनों वाली क्लास है आप लोगों की वो आप लोगों को फ्री में वहां पर मिल जाएंगी। सपनों वाली क्लास अलग से अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों ने उसको लिंक किया है पेड क्लास के साथ में, तो अलग से मिलना मुश्किल है वो। इसी के साथ में जो आप लोगों का 28, ठीक है, मार्च से लेकर आपकी एग्जाम तक जो रिवीजन बैच है, एग्जाम तक जो रिवीजन बैच है वो भी, जो 300 रुपए का जो रिवीजन बैच है वो आप लोगों को फ्री में मिलेगा इसके अंदर में। रिवीजन बैच 300 रुपीज वाला वो आप लोगों को इसके अंदर में, ठीक है, आपके बैच के साथ में यहाँ पर में आपको फ्री मिल रहा है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो, ठीक है। 28 मार्च से जो रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाली है, तो ये दो फायदे हैं आप लोगों के, ठीक है, इसके अंदर में। बाकी आप लोग देख लीजिए उसको, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग सिर्फ कोर्स से पढ़ोगे तो ही हो सकता है, आप कैसे भी करोगे वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आप लोग जो है मेहनत करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। बट कोर्स का फायदा ये होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा सारी चीजें। पार्ट ऑफ हिमालय जो सतलुज और काली नदी के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? टीआरई 1 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मल्टीपल एग्जाम में आ चुका है, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है जी। फेब्रुवरी, ठीक है, 28 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का, 28 फरवरी से लेकर, ठीक है, आपकी एग्जाम तक, 28 फरवरी से आपकी एग्जाम तक का, ओके। चलिए,
तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्टली पहले देखते हैं, फिर मैं आंसर पूछूंगा आप लोगों से। सिंधु नदी, ठीक है, और सतलज नदी के बीच वाले को क्या कहते हैं? आप लोग लिखो। आप हर एक बच्चा कमेंट में लिखेगा तब जाके बात बनेगी ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्टली, अपना बनाया हुआ नहीं है, एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और यहां पर मैं आप लोगों की काली नदी है, काली नदी आपके नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाती है यहाँ पर में काली नदी, इसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। लिखो सभी लोग, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और नेपाल से आपके तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय उसको आसाम हिमालय कहा जाता है, आसाम हिमालय। ठीक है, अब यहां पर मैं आते हैं, मेरे साथ साथ में हर एक बच्चा करेगा क्या? आप लोग करने के लिए रेडी हो? देखो मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ में, आप मेरे साथ में करो एक एक पॉइंट को। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है आप लोगों का? ठीक है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं आप लोगों के। चलो यहां पर मैं सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर सतलज तक, सतलुज नदी तक आप लोगों का क्या है? पंजाब हिमालय है, पंजाब। हो गया एक, चलो हमने लिख दिया। अब कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है? सतलज से। मेरे साथ साथ में लिख रहे हो ना? देखो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग लिख रहे होंगे करके, मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, ठीक है, आपका है कुमाऊं हिमालय। आसाम हिमालय कहां से कहां तक है आप लोगों का? ठीक है, पहले नेपाल हिमालय लिख लेते हैं। काली नदी से लेकर, ठीक है, तीस्ता नदी तक, तीस्ता, तीस्ता नदी तक जो है वो आपका नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र तक आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आसाम हिमालय है आपका। ठीक है, आसाम हिमालय लिख लिया आप लोगों ने, चारों बता दिया मैंने आपको। अब आंसर आप लोग करो अपने हिसाब से, अब आप आंसर करो। ठीक है, हर बच्चा अब अपने आप से आंसर कर सकता है। टीआरई 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन, तो सतलुज और काली नदी के बीच वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, उसको आप लोग कहते हो कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं। आपको पता है हमारे भारत की थर्ड नंबर की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, थर्ड नंबर की सबसे ऊंची चोटी, कोई एक बच्चा बता दे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब मैं आप लोगों को इसका भी बता देता हूं। देखो प्रीमियम लेवल का कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों को, प्रीमियम लेवल का, ध्यान से समझिए आप सभी लोग फ्रेंड्स। पहले नंबर की आप लोगों की K2 हाईएस्ट है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जानते हो आप लोग। ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। दूसरे नंबर पे आती है कांचनजंगा, कांचनजंगा आप लोगों की सिक्किम के अंदर में है। थर्ड नंबर पे आती है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी आप लोगों को मिलेंगी उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में। तो अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड कौन से वाले हिमालय, नंदा देवी कौन से हिमालय में? मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर में है नंदा देवी और ये आती है कुमाऊं हिमालय में। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, प्लीज इसको याद रखो आप सभी लोग, यहां पर में है। और इसको मैं लिख भी देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में। कुमाऊं हिमालय के अंदर में है, हिमालय यहां भी लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आने वाला है। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के अंदर में है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं आपको, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय के अंदर में उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन को लिख लो सभी के सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये पूछेगा एग्जाम के अंदर में। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा ये पॉइंट्स को, सारे के सारे पॉइंट्स को लिखे यहां पर मैं। अच्छा, K2 वाला कौन से वाले इसमें आएगा फिर? ये K2 जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये पंजाब हिमालय के अंदर में आता है, पंजाब हिमालय के अंदर में, पंजाब हिमालय में आता है। और या फिर अगर आप लोग बोले कि कहां पर में आता है, कौन सी वाली पर्वत श्रृंखला में है, तो काराकोरम रेंज, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम जो रेंज है आप लोगों की उसके अंदर में आता है, काराकोरम रेंज। ठीक है, जो कि पंजाब हिमालय का पार्ट है, गॉडविन ऑस्टिन। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? लीजिए, कितने बार बताया आप लोगों को, ठीक है, बार बार ये पॉइंट बताया कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ था आप लोगों का। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था ये भी बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया। कोई एक झंडू बाम बच्चा था यहाँ पर, मैं बोल रहा था कि सर नया क्वेश्चन आ गया, तो अरे भाई जब बहुत सारे पुराने वाले क्वेश्चन उठा के पूछ रहे तो उसका क्या, हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन बना चुके अब तक एग्जाम में, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स हुई है। ठीक है, सब क्वेश्चन बन गए हैं। व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन? पूना पैक्ट कब साइन हुआ था आप लोगों का? पहली बात तो 1932 में हुआ था, और 1932 में भी कब? 24 सितंबर को। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर बी आर
अंबेडकर प्लस महात्मा गांधी के बीच में। इसको पूना पैक्ट क्यों बोलते हैं, पूना समझौता, क्योंकि ये पूना की यरवड़ा जेल के अंदर में हुआ था। यरवड़ा जेल में, सर जेल में क्यों हुआ था, कोई होटल वगैरह में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई गांधी जी जेल में बंद थे उस समय में, बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वो दलितों को अलग निर्वाचक मंडल दे रहे थे, दलितों को और हिंदुओं को अलग किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, कि दलित और हिंदू अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि दलित निर्वाचक मंडल दे दिया मतलब दलित अलग हो जाते, फिर हिंदू नहीं रहते, वो अलग हो जाते, ठीक है। तो गांधी जी इस बात को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ गए कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जीते जी। अब उनकी तो हालत खराब हो रही है, अब बी आर अम्बेडकर का दिल धक धक करने लगा। भाई इतना दिल धक धक तो माधुरी दीक्षित का नहीं किया जितना बी आर अम्बेडकर का किया, कि भाई अगर ये बाबा जी को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया मेरे को कोसेंगी। दानिश सर अलग बताएंगे बच्चों को यहाँ पर में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी करके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है झुके नहीं। तो उनको लगा डर कि यार इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर में, ठीक है, 2600-2700 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, 2100 से ज्यादा लाइक हो गए, मतलब इतने सारे लोगों के सामने मेरी बात आएंगी कि बी आर अम्बेडकर की वजह से महात्मा गांधी मर गए। तो बी आर अम्बेडकर झुक गए और वो गए यरवड़ा जेल। बोले गांधी जी को, गांधी जी देखो यार ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है, माना तुम्हारी जो भी है, लेकिन ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं, इतना तो मेरी औरत नहीं सताती, मेरी पत्नी नहीं सताती मेरे को जितना तुमने मेरी नाक में दम करके रखा है। मतलब ये कौन धमकी देता है यार कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा करके, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। तो फिर लो बोले करो अब तुम्हारी जो मर्जी है करो। बी आर अम्बेडकर ने अपनी जो शर्तें थी उसको त्याग दिया, महात्मा गांधी की बात मान ली। इसी को पूना समझौता बोलते हैं। आपको यरवड़ा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ऐसी बात है यार ये, मतलब बी आर अम्बेडकर का दर्द कौन समझेगा, जितने भी पति लोग हैं यहाँ पर में, मैं तो नहीं हूँ अभी फिलहाल, लेकिन जो लोग हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है, मैं भी समझ ही सकता हूँ, देखा हुआ है आसपास लोगों को। तो प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? 66वीं बीपीएससी का, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर में। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो मगध महाजनपद यहाँ पर में आप लोगों का है फ्रेंड्स, इधर में उसकी पहली राजधानी थी राजगीर। आप लोगों की राजगीर, फर्स्ट वाली कैपिटल, फर्स्ट राजगिरी थी, राजगीर, जिसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता था, राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। इसको गिरिव्रज भी कहते थे, गिरिव्रज, गिरिव्रज एक ही बात है, ये तीनों के तीनों नाम एक ही बात है। जो सेकंड नंबर की राजधानी थी, सेकंड नंबर वाली, वो थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो पहली पूछा है ना आपसे, तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। ए आंसर लगाने वाले 76% लोगों को दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। लो कर लो बात। देखिए 66वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 2 में दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। अब बताओ क्वेश्चन रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देख लो बात, क्वेश्चन आप लोग खुद अपने सामने, ठीक है। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगृह थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट। और सेकंड वाली की बात करेंगे हम लोग तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उज्जैन ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख लो इसको, उज्जैन। उज्जैन जो है वो मगध का तीसरे नंबर का राजा था, अजात शत्रु का बेटा उज्जैन, उसने अपनी राजधानी बनाया था इसको, ठीक है, पाटलिपुत्र को। तो इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। पिछले बार क्योंकि बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन वो वाला, तो एग्जामिनर ने भी उसको उज्जैन माना था, तो आप लोग भी उसको उज्जैन ही मानेंगे क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी उज्जैन मान चुका है उसको। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी पहली उसकी, ठीक है। आज जो है ये नालंदा वाले क्षेत्र में आप लोगों को मिलेगी। चलिए रिवीजन क्वेश्चन के लिए सब लोग जो है कमर कस के तैयार हो जाइए, एकदम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। सबसे पहले तो जितने भी 2800 लोग देख रहे हैं लाइक कर देंगे सेशन को, ताकि पूरी एनर्जी मेरे को मिले। मैं अपनी पूरी एनर्जी दिया हुआ हूँ फ्रेंड्स पिछले 50 मिनट से, आपकी भी एनर्जी चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के अंदर में SC और ST को रिवीजन है, आपको जो है आरक्षण है, रिजर्वेशन, लेकिन वो लोकसभा में मिलता है, विधानसभा में मिलता है, पंचायतों में भी मिलता है, राज्यसभा में कोई भी नहीं है। कितने बच्चे थे रात में? किन लोगों ने रात की सप्तम वाली क्लास देखी? जल्दी बताओ।
एक्सप्लेन किया कि नहीं किया मैंने आपको सपनों वाली क्लास के अंदर में? राज्यसभा में और विधान परिषद में SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलता। SC ST को सपनों वाली आपको बताया मैंने आपको कि SC ST को राज्यसभा में और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है, केवल लोकसभा में है, विधान परिषद विधानसभा में है और पंचायतों के अंदर में है। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता, पूरा उसका एक फ्लो भी आप लोगों को समझाया मैंने उसमें, तो ये याद रखना है आपने। प्लीज इसको याद रखेंगे, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज वो लोग भी याद रखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ बताइए किराता अर्जुनीय के लेखक कौन थे? आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी के अंदर में, टीआरई में, ठीक है, टीआरई के अंदर में। भाई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, 2020 के अंदर में। इसी वजह से कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। तो भैरवी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, भैरवी या भैरवी दोनों एक ही बात है, एक ही तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है आपका। तो दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन, दिस इज द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किरात अर्जुनीय, ठीक है, किरात का मतलब होता है शिव, अर्जुन का मतलब है अर्जुन, और उनके बीच के संवाद को लेकर जो है यहाँ पर में पूरी की पूरी ये कहानी है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताया भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ठीक है, किसके वजह से होती है ये, ठीक है, किसके वजह से होती है? बहते हुए पानी के वजह से होता है, ठीक है, हवा की वजह से, हिमनद की वजह से, या भूजल की वजह से? अभी फिर से बता देता हूँ आपको, स्टैलेक्टाइट, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। स्टैलेक्टाइट ये जो छत से ऊपर में लटके हुए जो पानी होता है ना, लटकते हुए जम जाता है पानी, ठीक है, भूमिगत जल, जमीन के अंदर का जल ऐसे जम जाता है, उसको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। और स्टैलेग्माइट का होता है आपका, स्टैलेग्माइट का मतलब होता है ऐसे जमीन के ऊपर में जो ऐसे छोटे छोटे से वो बन जाते हैं पानी के टपकने के कारण, ठीक है, पानी के टपकने के कारण स्टैलेग्माइट बोला जाता है उसको। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट अंडरग्राउंड वाटर की वजह से होते हैं। एनडीए में आ चुका क्वेश्चन है 2019 के अंदर में, टीआरई में तो बाद में पूछा, एनडीए में पहले पूछा जा चुका है। रिवीजन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रात में भी मैं रिवीजन क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल रात में 12:30 बजे रात में रिवीजन क्लास में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन ऐड करने, आज रात से, आज वाली क्लास से साइंस के क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं सपनों वाली क्लास में, मैं खुद कराऊंगा उसमें, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन जो बैच है आप लोगों की, आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर में कर सकते हैं। आप लोग 40% ऑफ है आप लोगों का, ठीक है, लास्ट 2 दिन बचे हुए 40% ऑफ के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल जो नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 या 9697884444 उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो, या सिंपल सा है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पर में कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दी गई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में उस लिंक पे क्लिक करोगे तो भी आप लोग वहां से ले सकते हो। जो भी बच्चे हैं जो इस 48 आवर्स के अंदर में परचेस करेंगे उनको रिवीजन बैच फ्री में मिलेंगी, जो रिवीजन बैच 28 फरवरी से लेकर आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। 300 रुपये वाली वो रिवीजन बैच फ्री में मिलेंगी, और सपनों वाली क्लास तो वो तो ऑलरेडी उसके अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग जो है फ्रेंड्स कर सकते हो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आर्द्र भूमि दिवस वाला क्वेश्चन रखूंगा यहाँ पर मैं। पूजा कुमारी जी देखिए, आप जो है ना वो व्हाट्सएप कर सकते हो उसके अंदर में। सर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, माही खान जी अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं डिस्काउंट, ठीक है। आप आंसर कीजिए इसका, मैं आप लोगों को तब तक जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग। हम लोग हमारे यहाँ पर में आ जाते हैं हमारे क्लास के अंदर में, ठीक है, नीचे में हमारी क्लास के अंदर में, ठीक है। इस क्लास के ऊपर में मैंने क्लिक किया आपका, देखिए आप जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, कहाँ पर मैं क्लिक करोगे, जो भी आप लोगों की क्लास चल रही है, जैसे ये हमारी क्लास चल रही है मान लो, तो ये यहाँ पर मैं दिख रही है आपको linktree.te, ये इस पर क्लिक करना है आपने। नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, इस पर आ जाओगे आप। जिस भी क्लास पे क्लिक करोगे, जैसे कि मान लीजिए टीआरई 6 to 8 में आपको जाना है, आपने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर मैं आपका आ जा रहा है कि 5 घंटे 50 मिनट में ये ऑफर खत्म होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हैवी डिस्काउंट मिल रहा है पूरा का पूरा 40% प्लस जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 57.8%। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपसे नाम पूछेगा और आप जो है परचेस कर लोगे उसके अंदर में। इतना आसान है ये प्रक्रिया पूरी की पूरी, ओके, इतनी आसान है। तो क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल सा आपके डिस्क्रिप्शन में जो आपका वो होता है ना नाम वगैरह, उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन होता है, उसके ऊपर में यहाँ पर में क्लिक कर देना है आप लोगों ने, ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक कर देना है यहाँ, सिंपल सा एकदम सिंपल, ओके। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नंबर पे कॉल कर सकते हो या टीचिंग परीक्षा ऐप पे जा सकते हो। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी वाली साइट्स है, ये बताइए आप लोग, कौन सी वाली साइट्स है? आर्द्र भूमि दिवस जो है वो आपकी कौन सी वाली साइट है? देखिए संजय कुमार जी, देखिए जो सपनों वाली क्लास और जो रिवीजन क्लास है ना, वो आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए भी आप
कर सकते हो। जो जीएस वाली क्लास है अगर आप चाहते हो कि वो कर ले तो एक तरीका ये है कि जो जीके जीएस वाली क्लास है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें आपको सपनों वाली क्लास मिल जाएंगी तो आपको रिवीजन वहां से हो जाएंगी आपकी। एक तरीका हो सकता है, बट मैं अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल बाध्यता है, आप उसको समझिए, वो लिंक्ड है पेड क्लास से। वो आर्द्र भूमि दिवस जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। बिहार की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है, कमेंट करके बताओ आप मुझे। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, टीम ने, टीचिंग परीक्षा की टीम कितनी प्रॉम्प्ट है। मैंने क्वेश्चन डालने बोला था, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 20 जो है जो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी उसकी, और 2024 की थीम क्या है। लो 2024 की थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमियां और मानव कल्याण। हर कोई बच्चा लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपके, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करो कमेंट के अंदर में, अभी के अभी आंसर करो आप लोग यहाँ पर में, और इसकी थीम लिखो। एक एक बच्चा लिखेगा, मैं चाहता हूं सभी लोग लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, थीम का मतलब होता है विषय, जो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते। पूना समझौता 1932 में 24 सितंबर 1932 को किसके किसके बीच में हुआ था, ये बताइए आप लोग। कौन से दो महान हस्ती थी जिनके बीच में हुआ है ये पूना समझौता। एंड 2500 प्लस लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर में आपके इतने ज़्यादा प्यार के लिए, ठीक है, इतने ज़्यादा जो है आप लोगों के समर्थन के लिए। उसी से वही हिम्मत देता है कि 1 घंटा हो गया बट पूरी एनर्जी बनी रहे। पूना समझौता 1932 बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर में। तारीख 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 करो, एग्जाम में पूछा था 24 सितंबर 1932, सभी लोग लिखो। तारीख क्वेश्चन आया था ना, तारीख वाला क्वेश्चन। टीम प्लीज एक बार तारीख वाला क्वेश्चन वापस से लगा दीजिए प्लीज, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन के बाद में, ताकि बच्चों को वापस से पता चल जाए कि तारीख वाला क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई में। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के अंदर किससे कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। सावरकर मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस से जुड़े थे, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल, कौन जुड़े थे। तो मुजफ्फरपुर केस से जो है फ्रेंड्स 2 इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड नाम के अधिकारी के ऊपर में बम फेंका था। किंग्सफोर्ड नाम के जो मजिस्ट्रेट थे उन पर बम फेंका था, और वो थे फ्रेंड्स आपके पहले, ठीक है, खुदीराम बोस, और सेकंड थे प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, इन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था और इनको जो है मौत की सजा दे दी गई थी खुदीराम बोस को। तो आंसर इनमें से क्या होगा, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड, ठीक है। कब हुआ था मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड, 1908 में। सभी लोग लिखो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उस क्वेश्चन को भी वापस से लगा दिया जाए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन छोड़कर कि कब हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ताकि बच्चों की, मेरे प्यारे बच्चों की रिवीजन हो जाए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में कौन सा कथन सही है। लो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। और आपकी टीआरई 3 की एग्जाम कब हुई, टीआरई 2 की एग्जाम कब हुई, दिसंबर, ठीक है, 2023 में। आप देखो, अगर जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाता, दानिश सर की रिवीजन क्लास करके जाता, दानिश सर की जो रिवीजन क्वेश्चन है वो करके जाता, वो आराम से क्वेश्चन कर सकता था। 1976 वाला 1921 में आ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये क्या था, ये था आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क, इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। एक मामले के अंदर में सभी को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान वेतन मिलना चाहिए, इसकी वाली बात यहाँ पर में की गई आपकी। समान वेतन समान काम के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो भी स्त्रियां है, कितनी स्त्रियां यहाँ पर में, लेडीज कितनी देख रही है बताओ, होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, लड़कियों को कम पेमेंट दिया जाता है, लड़कियों को काम पे नहीं रखा जाता, ये पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या, ठीक है, प्रेग्नेंट तो नहीं हो, नहीं, अगर ऐसा है तो काम पे नहीं रखा जाता। आपको पता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्त्रियों के साथ में भेदभाव होता है, ये परम सत्य है। सरकार ने कोशिश की हुई है बट अभी तक भी नहीं करवा पाए हैं उसको ठीक, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बोला है कि कौन सा वाला गलत है, यहाँ पर में कौन सा वाला गलत है, तो इट सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, नहीं, ये होल इंडिया में लागू होता है। गलत वाला पूछा है ना आपसे, गलत वाला होल इंडिया में लागू होता है, ये आपका गलत पूछा है आप लोगों से, तो होल इंडिया में लागू होता है ये आपका। महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता है उससे बचाने के लिए, इक्वेलिटी लेकर आने के लिए, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, केंद्रीय विधान है, ये आपका पूरे देश पर लागू होता है इसी वजह से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म होगा और इक्वल पेमेंट मिलेंगी, तो ये सी
बी, सी और डी गलत, सही है आपके, गलत है सर्टेन पार्ट, पूरे इंडिया में लागू होता है ये, तो आंसर इसका ए होगा आपका। भारत ब्लैंक भारतीय संसद में शामिल है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल स्टडीज का पेपर। कौन कौन भारत के संविधान, भारत की संसद में शामिल नहीं है, नहीं को भी देखा जाए यहाँ पर में जनाब, नहीं, ठीक है, तो नहीं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल शामिल नहीं है संसद में, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो मंत्री लोग होते हैं वो लोग शामिल नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कीजिए आप लोग यहाँ पर में। नहीं एस्पिरेंट अनमोल जी, बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, आपको कुछ और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर में। सर मेरे स्कूल के अंदर में मुझे बहुत कम सैलरी देते हैं। रानी सिंह जी आप वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सैलरी देख, आप लोग क्यों क्यों कर रहे हो, आप सरकार की, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सरकारी सेवा करने के लिए जा रहे हो यहाँ पर में कि सर मैं जितनी भी सैलरी मिलेगी वो सरकार को वापस कर दूंगा, कि सरकार तुम खुद ही रख लो, मैं तो जिंदगी भर फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। आप भी आपको भी, आपका भी घर बार है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपको भी आपके घर पे जो लोग काम करते हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे, आपको बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी है ना। तो इसी वजह से आप लोग कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ताकि आपको पेमेंट मिल सके, और पहली ही पेमेंट प्राइमरी के अंदर में जो है 35,000 मिल रही है आप लोगों को। चलिए, तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये जो है संसद के अंग है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस को जोड़ता है? पूर्व पश्चिमी गलियारा, देखिए एमपीपीसीएस जनरल स्टडीज 2019 में आया है ये, 2019 में, और टीआरई कब हुई आप लोगों की? टीआरई हुई 2023 के अंदर में। लो फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, फिर से बता दिया। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आपको बताया हुआ है सिलचर और पोरबंदर। उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो आंसर कर पाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे। और दूसरा, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस, ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि उस दिन जो है कांग्रेस की जितनी भी विधानसभाएं थी उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था इसकी खुशी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन को डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। जस्ट अ सेकंड, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन मैं फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सके। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने क्वेश्चन डाल दिया है नीचे में, प्लीज उस ऑप्शन को, उसके अंदर में ऑप्शन को भी एक बार चेंज कर दीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 22 दिसंबर 1949 को जब कांग्रेस की मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने मनाया था मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था 1929 में, 1939 में, और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के अंदर में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में, अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में जो है चले जाने के बाद में मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि भाई उनको क्या मिले, उन लोगों को अलग पाकिस्तान मिले, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था उन्होंने। नाउ ये देखिए वो क्वेश्चन था जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, ठीक है, यह वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आया था। आप देख लीजिए यहाँ पर में 2750 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी से आप लोगों ने 3000 के पार पहुंचाना है, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से इसको 3000 के पार पहुंचा दोगे, सभी के सभी लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते रहिए आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल के लिए भी पैच लॉन्च कर दीजिए सर प्लीज। जी देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे टीचिंग परीक्षा ग्रो कर रहा है। टीचिंग परीक्षा बहुत सारी डिमांड्स आ रही है फ्रेंड, डिफरेंट जगह से डिमांड आ रही है, अलग अलग स्टेट से, कि सर ये भी करवा दीजिए, वो भी करा दीजिए, क्योंकि पेपर यही से आ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वहाँ से पेपर आ रहा है। ओके तो मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1949 को। 16 अगस्त को क्या मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था आप लोगों का, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का 17 मार्च को, ठीक है, 17 मार्च को। और जो टीआरई की एग्जाम हुई आप लोगों की, टीआरई 1 की जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी आपकी अगस्त 2023 को। जिस बच्चे ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया होगा वो क्वेश्चन आंसर कर देगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, नेपाल हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय नहीं, नेपाल हिमालय जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये किसके किसके बीच में है? नेपाल हिमालय है आप लोगों का काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। आपसे करेक्ट वाला पूछा है ना आपसे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। कितने लोगों का सही था ये वाला बताओ? ओनली 1।
आंसर लगाया आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 इज करेक्ट। लगा दिया ना आप लोगों ने बराबर से। ऐसे ही आप लोगों ने करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ फिर से देख लीजिए आप लोग, मैं फिर से बढ़ाऊंगा, जितने बार रिवीजन करवाना है ना उतने बार कराऊंगा आपको। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में कौन से वाला पर्वत है, वो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, ठीक है। नंदा देवी पर्वत कौन से हिमालय में पड़ता है, पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, या आसाम हिमालय के अंदर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि नंदा देवी भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कुमाऊं हिमालय में पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगाया था फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। आज से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी होने वाली है पेड बैच के अंदर में, ठीक है। आज 9 बजे आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है। केतन सर लेने वाले हैं और बहुत वेल जो है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से, क्योंकि उनको बहुत लंबा अनुभव है इकोनॉमिक्स का, मास्टर है वो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और आप लोगों को इकोनॉमिक्स बेहतरीन तरीके से करवाएंगे वो। कुमाऊं हिमालय जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है आपका। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस कौन से साल में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका टीआरई का है, बताओ। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए फिर से लगा दिया है टीआरई के लिए, बताओ। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस आपका ये हुआ था 1908 में। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि तीसरी बार बता रहा हूँ आज की क्लास में मैं, ये तीसरी बार, ठीक है। 100 लोगों की कमी है फ्रेंड 3000 के लाइक के आंकड़े तक पहुंचने में, जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। 1908 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो है आपका जो थीम है वो क्या है, आप लोगों की बताइए, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है। 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। जल्दी आप लोग बताओ। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन से वो कर देगा यहाँ पर। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपका आज जो है ना आपके साइंस के भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और आज आपके करंट के भी क्वेश्चन डालूंगा सपनों वाली क्लास के अंदर में। तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, उनको भी बचाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप ये थीम देख सकते हो, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम थी। वर्ल्ड वाटर वेटलैंड डे जो है, वेटलैंड डे कब आता है, 2 फरवरी को आता है। वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए कौन सी वाली भूमि, कौन सी वाली साइट आरक्षित की जाती है, कौन सी वाली साइट है, उसका भी नाम बता दो आप सभी लोग मेरे को जल्दी से। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वापस से दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। अब आप लोग आंसर करेंगे इसका पोल ना दिया जाए टीम, प्लीज प्लीज इसको बच्चों को आंसर करने दिया जाए। जीएस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कीजिए सर, आपसे गुजारिश है। मोटिवेटेड बाय एग्जाम स्ट्रेटजी, बिल्कुल ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, स्पेशल बैच ऑलरेडी जीएस के लिए स्टार्टेड है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में आ गए हैं, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था वो भी बता देंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बार। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो आप लोगों की तैयारी कर रहे हो आप लोग, सिलेक्शन बैच है आप लोगों की। आपका आखिरी के 2 दिन बचे 40% ऑफ के लिए, जिसमें आप लोगों को सपनों वाली क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ जो रिवीजन बैच है आपकी 300 रुपीज़ वाली, ठीक है, 300 रुपीज़ की जो रिवीजन बैच है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, ठीक है। फ्री रिवीजन बैच आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग जो नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 या 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका वीडियो चल रहा है, जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ओके, ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो वीडियो के नीचे में आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे देखो आप लोगों की ये क्लास चल रही है, ठीक है, ये आप लोगों के कमेंट चल रहे हैं, तो नीचे में आप देखोगे यहाँ पर मैं आप लोगों का एक लिंक है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ये लिंक है, पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगी आप लोगों को ये लिंक, ध्यान से देखिए आप लोग ये लिंक, ठीक है। इंसर्ट स्लाइड में कर देता हूँ इसको,
ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से दिखा सकूं। ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक आपकी, आप क्या कर सकते हो, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर में क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है, कोर्स के ऊपर में। आप लोग डायरेक्टली जो है कोर्स के ऊपर में पहुंच जाओगे, ठीक है। कैसे पहुंचोगे वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि किस तरीके से जाओगे आप लोग। एकदम आसान कर दिया है आप लोगों के लिए वो। इस तरीके से इसके ऊपर में जाइए आप लोग, ये देखिए सारे के सारे लिस्ट आ जाती है आपके पास में, पूरी लिस्ट आ गई। बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी के लिए चाहिए, 9th-10th के लिए चाहिए, कॉम्बो चाहिए आप लोगों के लिए, जनरल स्टडीज का चाहिए केवल, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस के लिए चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए, 9th-10th के लिए, 6th के लिए कॉम्बो चाहिए आप लोगों को, इंग्लिश के लिए चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का आप इसके ऊपर में कर सकते हो। जैसे मान लेते फिलहाल के अंदर में मैं मान लेता हूँ आप लोगों को कि आपका आपको चाहिए 9th-10th के लिए एसएसटी का चाहिए आपको, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि वो उल्टी गिनती यहाँ पर में चल रही है ऑफर एंड होने की, ठीक है। और यहाँ पर में आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा आप लोगों को, डिस्काउंट वाला प्राइस आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पर में मिल जाएगा। ओके, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप लोगों से आपकी डिटेल पूछी जाएंगी और डिटेल करने के बाद में बाय नाउ डायरेक्टली पेमेंट, आपका कोर्स ऐड हो चुका होगा। सिंपल, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है आप लोगों की, ठीक है। तो ये एक जो है आप लोगों की पूरी चीज़ थी। और आप लोगों को जितने भी लोग हैं फ्रेंड, जितने लोग जाना चाहते हैं आप लोगों की आपकी सैलरीज, क्या सैलरी स्लिप अगर आप देखना चाहते हो आपके सिलेक्शन के बाद में कि किसको कितनी कितनी सैलरीज मिलती है पीआरटी में, जैसे 35,000 सैलरी है डायरेक्टली, ठीक है, तो वो आप लोग जो है बता देना मुझे कमेंट के अंदर में। मैं आप लोगों के लिए वो सैलरी वाला वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सैलरी कितना कटता है आपका, कितना आपको इन हैंड मिलेगा, कितना आपका पीएफ में जाएगा पैसे, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है अभी आप लोगों का। तो मैं आप लोगों के साथ में वो डिस्कस कर दूंगा, पूरा आपको समझा दूंगा ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके कि आप अपने परिवार वालों के लिए कैसे जो है वो सिलेक्शन के बाद में, क्योंकि 35,000 रुपये कम नहीं होते फ्रेंड्स, पहले महीने की सैलरी 35,000 रुपये पीआरटी में, ठीक है। और 50,000 रुपये के करीब जो है आपका 11th-12th के अंदर में पहली सैलरी आप लोगों की, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट होता है आप लोगों का ये, ठीक है। तो आप लोग इतना जो है वो कमाने वाले हो आप लोग, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ओके, चलिए, तो वो अगर आप चाहिए होगा तो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूंगा वो वीडियो। ओके, चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का एक और चीज़ के लिए फ्रेंड्स, 3,000+ लाइक्स के लिए भी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।